हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। यह आपके लिए कब हमारे इस प्लेटफॉर्म पर डिजिटल लाइव क्लासेस आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, जो अब तक पीपीटी और सामान्य व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता था। अब जितने भी क्लासेस होंगे तो हम लोग जो काम कर रही है हमारे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देते हुए क्वालिटी एजुकेशन आपको उपलब्ध कराया जाए, तो उसी के तहत अब जितने भी क्लासेस आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी हमारे इस चैनल पर, हमारे जितने भी अब कोर्सेज भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, सारे में डिजिटल बोर्ड का उपयोग किया जाएगा और उसी के माध्यम से आपको क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराई जाएगी। तो यह हमारे लिए एक आपके लिए पहल की गई है जिसका आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और आप अपना एग्जाम पर 100% फोकस कर सके। आज उसी में हम लोग बात करेंगे जेपीएससी मुख्य परीक्षा के रिगार्डिंग, जेपीएससी मेंस के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए इस पर हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। जेपीएससी मेंस 2021 अभी हाल ही में आपको पता है कि प्रारंभिक परीक्षा हुई है, तो मुख्य परीक्षा भी जल्दी होने वाली है। रिजल्ट अभी नहीं आया है लेकिन जल्द ही रिजल्ट आएगा और उसके लिए हमको वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर हमें तैयारी करनी है तो रिजल्ट के आधार पर हम लोग तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो अपनी तैयारी करें वो बेहतर तरीके से तैयारी करें। तो उसके लिए एक लंबे समय इसको देना भी पड़ता है। आपको पता है कि ये 7 से 10th जेपीएससी इसका मेंस होने वाला है। मेंस परीक्षा की बात करें तो इसमें अगर एक सिलेबस पर हम लोग नजर डालें तो जेपीएससी मेंस का जो सिलेबस है उसमें कुल 6 पेपर होते हैं। 6 पेपर में सारे के सारे पेपर अनिवार्य पेपर होते हैं। सारे पेपर अनिवार्य होते हैं, मतलब कि जो भी छात्र हैं इन सारे पेपर को, हर एक छात्र को ये परीक्षा देनी, हर एक पेपर की परीक्षा देनी पड़ती है। इन 6 पेपर में बात करें तो इसमें 6 पेपर में अगर हम बात करें तो पेपर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पेपर 1 और 2 जो होता है ये भाषा संबंधित पेपर होता है। इसमें भाषा से संबंधित विषय होते हैं और उसी पर हम लोग को स्टडी करना होता है, उसी पर परीक्षा देना होता है। इसमें भी अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 जो होता है इसमें एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब कि आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इसके मार्क्स जो होते हैं मेंस रिजल्ट के लिए या फिर मेरिट लिस्ट बनाने के लिए काउंट नहीं किए जाते हैं। ये 100 अंक का पेपर होता है जो कि कुल 3 घंटे भी इसमें आपको दिए जाते हैं। इसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के रूप में ये पेपर होता है। इसमें सामान्य हिंदी 50 अंक और 50 अंक सामान्य अंग्रेजी होता है। भले ही ये पेपर आपके मुख्य परीक्षा में या फिर मेरिट लिस्ट बनाते वक्त इसे काउंट न किया जाए, लेकिन ये एक ऐसा पेपर है अगर आप इसमें जो इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 30% या फिर 30 अंक अगर आप नहीं लाते हैं तो बाकी के पेपर आपके चेक भी नहीं किए जाएंगे, मतलब कि आप इसी के बेसिस पर आप डिस्क्वालीफाई कर जाइएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 1-2 महीने अगर हम इसकी तैयारी कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये हमारे लिए पेपर आसान हो जाता है। अब आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो होता है ये एक साहित्य पेपर होता है, जिसमें कि लिटरेचर पेपर होता है ये, जिसमें कि आपको 15
15 लैंग्वेज आपको दिए जाते हैं। 15 लैंग्वेज में आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, एक भाषा जो आपको लगता है कि हम इसका उत्तर सही से बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, उन 15 में से आप एक सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये कब सिलेक्शन करना होता है? पहले क्या होता था कि प्रारंभिक परीक्षा के समय ही सिलेक्शन होता था कि आपको कौन सा इसमें से लैंग्वेज लेना है, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो इसमें पेपर है वो मेंस का, पीटी में फॉर्म भरते वक्त इसको सिलेक्शन का नहीं दिया गया था ऑप्शन। तो आप जब मेंस का फॉर्म भरिएगा, पीटी का रिजल्ट के बाद जब मेंस का फॉर्म भरने का समय आएगा तो उसी समय आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको जो पेपर 2 है भाषा एवं साहित्य, उसमें से कौन सा 15 में से एक पेपर लेना है। इसका सिलेक्शन करते वक्त 2 चीजों का सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा। जो भी आपको लगे इसमें हिंदी होता है, अंग्रेजी होता है, उर्दू होता है, संताली होता है, कुड़ुक होता है, पंचबरगिया होता है, खोटा होता है, नागपुरी होता है, इस तरह के 15 भाषाएं इसमें स्थानीय और कुछ अन्य भाषाओं को मिलाकर कुल 15 भाषा इसमें शामिल किया गया है। तो आप इनमें से जो भी पेपर ले, बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा पेपर लें, इसमें मार्क्स नहीं आते हैं, उसमें मार्क्स नहीं आते हैं। तो इसमें कोई भी पेपर लीजिए, अगर आप सही से उत्तर लिखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं यूट्यूब पर ये चीज बता दिया जाता है या फिर बहुत जगह कि ये पेपर लीजिएगा तो इसमें मार्क्स नहीं आते हैं, बाकी ये पेपर ले लीजिएगा तो आपको मार्क्स अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जो कि बिल्कुल अवधारणा गलत है। जब भी कॉपी चेक किया जाता है तो मार्क्स आपके जो उत्तर लिखे जाते हैं, सही उत्तर लिखे जाते हैं, जो प्रश्न का डिमांड है उसके आधार पर उत्तर अगर आप लिखे हैं तो मार्क्स मिलता है, अदरवाइज आपको मार्क्स किसी भी पेपर में नहीं मिलता है। चाहे आप हिंदी लीजिए, अंग्रेजी लीजिए या फिर किसी भी कोई भाषा पेपर लीजिए, तैयारी आप बेहतर तरीके से करेंगे तो ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपके पास स्टडी मटेरियल सफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि जो भी पेपर लीजिएगा, चाहे आप मान लीजिए हिंदी लेते हैं, नागपुरी लेते हैं, तो सबसे ज्यादा कुछ इसमें ऐसे पेपर होते हैं जिसके स्टडी मटेरियल या फिर कहां से पढ़ें उसके रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं। बहुत सारे टीचर को अप्रोच करते हैं कि इस टीचर से पढ़ेंगे, लेकिन उस पेपर के टीचर्स उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, स्टडी मटेरियल, नोट्स, बुक्स नहीं मिल पाते हैं। तो जो भी पेपर का आप लीजिएगा तो आपके पास वो सफिशिएंट होनी चाहिए कि आप कहां से पढ़ सके या फिर किसी टीचर के पास वो आप पढ़ सके, आपके पास वो नोट्स होने चाहिए। और चूंकि ये भाषा है तो दूसरा चीज, इन बातों का जरूर ध्यान रखिए कि चूंकि ये भाषा पेपर है, कोई सब्जेक्ट नहीं है कि आप इन पेपर को अगर आप ले लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा तो इस पे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये भाषा होता है तो ज्यादा ये सही ये डिसीजन होता है कि जो पहले से हम जान रहे हैं उसी को और भी मजबूत करें। जैसे कि मान लीजिए आप बचपन से हिंदी, इंग्लिश या फिर नागपुरी, खोटा में आप पढ़े हैं या फिर उसको संबंधित चीजों को थोड़ा बहुत जानते हैं, या फिर जो भाषा को आप अच्छे से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं है कि कोई भी भाषा ले ली अपना लिख लीजिए, मतलब टिक कर देंगे समझते हुए। ये लिखने वाला होता है, इसे अपने शब्दों में लिखना होता है, तो कहीं से रट के तो जाएंगे नहीं कि वहां पर लिख देंगे जाके, अपने शब्दों में लिखना होता है। तो इसका ज्ञान आपको जरूरी है, अगर इसका आपको ज्ञान है अच्छे से तो आप इन पेपर को आप बिल्कुल आसानी से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, और ध्यान रखिएगा इसमें जो पेपर होता है, मान लीजिए किसी छात्र ने सिलेक्ट किया कि हमको नागपुरी लेना है, तो नागपुरी जो इसमें होता है वो 150 अंक का होगा, 150 अंक का। और जो परीक्षा जिस दिन होगी आपको 3 घंटे इसके लिए आपको समय दिए जाते हैं, 3 घंटा में आपको पूरा पेपर लिखना होता है और इसके अंक बिल्कुल जोड़े जाते हैं मेरिट लिस्ट बनाने के लिए भी, और मेंस का जब रिजल्ट निकाला जाएगा तो उसके में भी इसके मार्क्स जो होते हैं वो जोड़े जाते हैं। तो ये पेपर 2 था जिसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया। अब आते हैं हम लोग पेपर में अगर हम बात करें तो अगला पेपर हम बात करते हैं पेपर 3। पेपर 3 जो होता है, पेपर 3 से लेकर 6 तक ये सारे जो होते हैं जीएस पेपर होते हैं, जीएस सामान्य अध्ययन के पेपर होते हैं। जीएस पेपर में बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि जीएस पेपर का सिलेबस सबसे पहले तो आपको समझने की जरूरत है इसमें क्या चीज का शामिल किया गया है सिलेबस में, क्योंकि आपको पता है जेपीएससी ने सिलेबस को बहुत ही डिटेल में विवरण के साथ जारी किया गया है। सिलेबस भी हम आपके साथ एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आज सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि हर एक पेपर में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो उन सभी के बारे में जानना जरूरी होता है। सबसे पहले हम पेपर 3 की ही बात करते हैं। पेपर 3 जो कि इतिहास और इसमें भूगोल होता है, इतिहास और भूगोल, इतिहास और भूगोल इसमें होता है।
इतिहास और भूगोल जो ये पेपर होता है ये 200 अंक का कुल पेपर होता है, 200 अंक का, जिसके लिए आपको 3 घंटे समय मिलते हैं। इसमें चूंकि 2 सेगमेंट है, इतिहास और भूगोल, इसका पेपर का पैटर्न समझिए कि इसमें किस तरह से आपको परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले सिलेबस को समझना जरूरी है। सिलेबस को अगर हम बात करें तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें 2 सेगमेंट में डिवीजन करना होगा, जिसमें कि एक इतिहास सेगमेंट होगा और दूसरा सेगमेंट जो होगा इसका वो भूगोल होगा। क्योंकि 200 अंक का होता है तो 100 अंक का इतिहास इसमें आता है और 100 अंक का जो इसमें होता है वो भूगोल होता है। इतिहास का जो सिलेबस है ये 4 ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप ए, बी और सी और डी। इसी तरह भूगोल का भी सेगमेंट 4 ग्रुप में बटा हुआ है, ए, बी, सी और डी। इतिहास के सेगमेंट में जो पहला ग्रुप होता है वो एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास होता है। ग्रुप बी मिडिवल हिस्ट्री, सी मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास और डी जो होता है झारखंड हिस्ट्री होता है। उसी तरह अगर हम भूगोल में बात करें तो ग्रुप ए जो होता है वो सामान्य भूगोल इसमें होता है, सामान्य भूगोल। इसमें जो होता है मानव भूगोल होता है ग्रुप बी में। ग्रुप सी में जो होता है वो प्राकृतिक संसाधन वगैरह होते हैं, भारत संबंधित। ध्यान रखिएगा इसमें सिर्फ भारत का ही भूगोल से संबंधित ये सारे स्टडी करना है। भारत से भूगोल के जैसे कि विश्व भूगोल भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर विश्व भूगोल नहीं पढ़ना है। उसी तरह इसमें भी विश्व इतिहास नहीं पढ़ना है, स्पेसिफिक लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं, सिलेबस में ही नहीं, तो उस पर हम लोग को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक संसाधन हो गया और लास्ट में जो होता है ये झारखंड का भूगोल होता है, झारखंड भूगोल। तो ये सिलेबस हो गए, सबका डिटेल में सिलेबस भी दिया हुआ है। हम लोग उस पर सिलेबस पर एक एक पॉइंट पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन परीक्षा इसमें कैसे पूछे जाते हैं वो हम लोग एक एक करके अभी बात करेंगे। ये तो सिलेबस हो गया और इसका पूरा विवरण भी दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक्स आपको पढ़ना है। परीक्षा जब होती है तो परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि परीक्षा के पैटर्न को भी समझना जरूरी है कि क्या बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल उठता है कि क्या सारे पेपर हम लोग को, मतलब इस ग्रुप में इतिहास में ये 4 ग्रुप है तो चारों को पढ़ना अनिवार्य है, भूगोल में 4 ग्रुप है तो चारों को पढ़ना अनिवार्य है। तो इसको समझना जरूरी है और ये हम लोग समझ पाएंगे प्रश्न पत्र के आधार पर ही। प्रश्न पत्र जो आता है तो प्रश्न पत्र जो 3 होगा, इसमें जो प्रश्न आता है 2 ग्रुप में, 2 खंड में ये बटा हुआ होता है, इतिहास का और भूगोल का। इतिहास में 5 प्रश्न होते हैं, प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 और 5। इसी तरह भूगोल में भी 1, 2, 3, 4 और 5। ध्यान रखिएगा 100 अंक का ही है, ये भी 100 अंक का ही है। अब ये 5 प्रश्न है, इसमें एक नियम ये होता है कि दोनों ग्रुप का जो पहला प्रश्न होता है वो अनिवार्य होता है, ये अनिवार्य है। मतलब कि बाकी के प्रश्न में आपको विकल्प मिलेगा कि इनमें से कोई 2 को ही सॉल्व करें, लेकिन ये प्रश्न आपको सॉल्व करना ही है, ये अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 इसमें भी भूगोल सेगमेंट में भी ये अनिवार्य होता है और बाकी के ये प्रश्न संख्या 2 से 5 तक जो है इसमें से 4 में से 2 ही सॉल्व करना होता है। अब प्रश्न संख्या 1 को समझते हैं कि ये कहां से पूछा जाता है। तो इसमें जो प्रश्न संख्या 1 जो पूछा जाता है, ये जो इतिहास के 4 ग्रुप हो गए, इन चारों ग्रुपों को मिलाकर ये 10 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न संख्या 1 पूछा जाता है, जो कि 20 अंक का होता है। 20 अंक का ही पहला प्रश्न होता है, 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। उसी तरह भूगोल में भी प्रश्न संख्या 1 जो अनिवार्य होता है, ये भूगोल के 4 जो ग्रुप हुआ उन चारों को मिलाकर ये 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-2 अंक के, और ये 20 अंक का कुल प्रश्न होता है।
अब बाकी के प्रश्न संख्या 2, 3, 4 और 5 ये हर एक ग्रुप में, जैसे कि हिस्ट्री का 4 ग्रुप था तो ग्रुप ए से प्रश्न संख्या 2 पूछा जाता है, ग्रुप बी से प्रश्न संख्या 3, ग्रुप सी से प्रश्न संख्या 4 और ग्रुप डी से झारखंड का इतिहास से प्रश्न संख्या 5। उसी तरह इसमें भी सामान्य भूगोल से प्रश्न संख्या 2, फिर मानव भूगोल से प्रश्न संख्या 3, प्राकृतिक संसाधन से प्रश्न संख्या 4 और झारखंड के भूगोल से प्रश्न संख्या 5। अब इसमें से आपको 2 ही सॉल्व करना है। तो जब हम लोग स्टडी करते हैं इसमें भी आपको इतिहास से ही 2 ही सॉल्व करना है। मान लीजिए आप प्रश्न संख्या डिसाइड करते हैं कि हम इसमें से प्रश्न संख्या 3 और 5 को सॉल्व करेंगे, 4 और 2 को सॉल्व नहीं करेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कोई भी 2 सेलेक्ट कर लेना है। इसमें हम यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं। इसमें से आपने डिसाइड किया कि प्रश्न संख्या 2 और 5 सॉल्व करेंगे, 3 और 4 सॉल्व नहीं करेंगे। तो इससे ये आप डिसीजन ले सकते हैं कि जब आप सिलेबस को स्टडी करें तो सारे ग्रुप को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। जो आपको बेहतर तरीके से या फिर जिसकी आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, जिसका आपके पास स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज अच्छा है, आप जिसको अच्छे से समझते हैं, उन्हीं को स्टडी कीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई छात्र ये डिसीजन लेता है कि हम झारखंड का इतिहास और मध्यकालीन इतिहास सिर्फ पढ़ के जाएंगे, बाकी के 2 जो प्राचीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास से नहीं पढ़ेंगे, और उसका काम चल जाएगा। बाकी के अगर 2 टॉपिक नहीं भी पढ़ेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसने जितना प्रश्न सॉल्व करना था उसने पढ़ लिया है। उसी तरह भूगोल में भी डिसीजन कोई छात्र लेता है कि झारखंड का भूगोल और जो मानव भूगोल है उसको पढ़ के जाएंगे, प्राकृतिक भूगोल और जो सामान्य भूगोल है, भौतिक भूगोल, उसको नहीं पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 प्रश्न सॉल्व करना ही था, 2 आपने पढ़ा, इसलिए आप 2 सॉल्व करके आ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 2 प्रश्न जो होते हैं 40-40 अंक के होते हैं, जो कि 80 अंक का कुल होता है। इसी तरह इसमें भी 40-40 अंक के 2 प्रश्न होते हैं, जो कि कुल 80 अंक का होता है, और 20 अंक का ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो कुल जो हो गया 80 और 20, 100 इधर और आपका 100 इधर अंक हो गया। तो इस तरह से जो है पेपर 3 जो है वो पूछा जाता है। ये समझ चुके हैं? इसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करके हमें बताइएगा, हम अगले वीडियो में इसको जरूर शामिल करेंगे। हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। पिछला वीडियो में हमने जेपीएससी में मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसमें हमने कुल 6 पेपर में पेपर 1, 2, 3 तक हमने चर्चा कर लिया था। आज की इस वीडियो में बाकी के जो पेपर हैं, पेपर 4, 5 और 6, इन 3 पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पेपर 4 की बात करें तो जो पेपर 4 होता है ये भारतीय संविधान, शासन व्यवस्था, लोक प्रशासन और कुछ अन्य मिसलेनियस टॉपिक्स में शामिल करके ये पूरा पेपर बनाया गया है। ये पेपर 2 ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। पेपर 4 जो होता है कुल 200 अंक का होता है, जिसमें कि आपको 3 घंटे ये परीक्षा लिखने के लिए आपको दी जाती है। जो 2 ग्रुप होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में मुख्य रूप से जो संविधान होता है, संविधान के प्रस्तावना से लेकर या फिर संविधान के निर्माण से लेकर या फिर भारत में जो संवैधानिक इतिहास रहा है, अंग्रेजों के शासनकाल से जो विभिन्न तरह के लॉ और कानून बनते हैं भारत के संविधान बनने तक, और संविधान में जो विशेष प्रावधान है, संविधान में जो संविधान संशोधन किए गए हैं, उन सारे के बारे में ग्रुप ए में हम लोग को स्टडी करना होता है, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। ग्रुप बी में जो होता है मुख्य रूप से लोक प्रशासन हो गया और शासन व्यवस्था इसमें शामिल किया गया है, शासन व्यवस्था। ग्रुप ए जो होता है ये 100 अंक का कुल होता है, और उसी तरह ग्रुप बी भी जो होता है ये भी 100 अंक का होता है। इसमें भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर 3 में जो हमने बताया था उसी के जैसा ही पूछे जाते हैं, प्रश्न भी इसमें आएगा।
तो अगर हम बात करें ग्रुप ए में भी अगर प्रश्न जो आता है ये 5 प्रश्न होते हैं। प्रश्न संख्या 1 2 3 4 और 5, जिसमें कि प्रश्न संख्या अन्य जो होता है अनिवार्य होता है, और बाकी के इन 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं, जो कि प्रत्येक 40 अंक का 80 अंक का होता है। प्रश्न संख्या 1 जो होता है 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के इसमें प्रश्न होते हैं, जो कि 2-2 अंक के होते हैं। कुल 20 अंक के ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुल ये 100 अंक का ये पेपर होता है। उसी तरह अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो ये भी जो होता है 5 प्रश्न इसमें होते हैं। प्रश्न संख्या 1 2 3 4 और 5। इसमें भी प्रश्न संख्या 1 जो होता है अनिवार्य होता है, और बाकी के 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, जो कि प्रत्येक 40 अंक का मतलब कि 80 अंक का ये हो गया। और ये भी 10 ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होता है, जो कि 2-2 अंक का होता है, 20 अंक, तो ये 100 अंक का कुल पूछा जाता है। तो ये पूरा पैटर्न हो गया जो कि पेपर 4 में आता है। आपको पूरा डिटेल में इसका भी स्टडी करना है। हाँ, एक चीज यहां पर समझना जरूरी है, जिस तरह से हमको पेपर 3 में एक बेनिफिट मिल रहा था कि सारे पेपर में मतलब पेपर 3 में सारे सब्जेक्ट स्टडी करना हमारे लिए अनिवार्य नहीं है। 2 ही सब्जेक्ट पढ़ के जाएंगे ग्रुप ए में या फिर ग्रुप बी में, तो हमारा काम चल जाएगा। क्या इसमें भी वैसा है? तो इसमें ऐसा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन ये नहीं है कि इस सब्जेक्ट में क्या होगा। जैसे कि उसमें सब्जेक्ट था एंशिएंट हिस्ट्री था, मिडिवल था, मॉडर्न था और झारखंड का इतिहास था। उसी तरह भूगोल में भी 4 सेक्शन था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ग्रुप ए में भारतीय संविधान पूरा शुरू से अंत तक पढ़ना है। लोक प्रशासन शासन व्यवस्था में सारे टॉपिक्स जो है आपको पढ़ने होते हैं, तो कहीं से भी 4 प्रश्न पूछ सकता है उसमें से, लेकिन आपको 2 ही सॉल्व करना है। इसमें भी आपको 2 ही सॉल्व करना है। तो ये आपका पैटर्न है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग जो वो पेपर 5 में। पेपर 5 जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, और इसकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा हम लोग को मेहनत करना पड़ता है। इसमें हार्ड वर्क भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पहले के जो पेपर हो गए उसमें करंट अफेयर्स का कहीं पर जिक्र नहीं है। हाँ, लेकिन एक अपेक्षा की जाती है कि जो भी टॉपिक आप पढ़े अगर उसका कुछ करंट अपडेटेड है तो आप उससे जानते हो, और जब उत्तर लिखना हो तो आप उन चीजों को वहां पर लिखें। पेपर 5 तो पूरा ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, झारखंड की अर्थव्यवस्था है, और जो कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनको मिलाकर ये पूरा पेपर बनाया गया है। और भारतीय अर्थव्यवस्था तो आपको पता ही है कि चाहे इसमें कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, सारे के सारे का करंट अफेयर से कॉम्बिनेशन होता ही है। कोई भी आपका जैसे नेशनल इनकम पढ़ते हैं, तो नेशनल इनकम में लेटेस्ट जो अपडेट आए रहते हैं, डाटा होते हैं, चाहे वो जीडीपी का डाटा हो या फिर प्रति व्यक्ति पर कैपिटल इनकम का डाटा हो, टैक्सेशन में कुछ बदलाव हो, बैंकिंग में कुछ बदलाव हो, मतलब कि हर एक टॉपिक में आपको अपडेट जरूरी होता है। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग पेपर होता है, लेकिन अगर सही तरीके से क्रमवार और एक स्टैंडर्ड बुक्स और एक सही गाइडलाइंस के साथ तैयारी की जाए और करंट को शामिल करके स्टडी किया जाए तो ये भी पेपर हमारे लिए इजी हो जाता है। इसमें रिवीजन लेकिन हमेशा आपको करना होता है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आज पढ़ लिए फिर दूसरा टॉपिक 1 महीने के बाद या फिर 1 हफ्ते के बाद पढ़ ले, तो इसमें आप सही से तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों को तैयारी करते वक्त आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसमें आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो स्टडी करना होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें पेपर 3 और पेपर 4 के जैसा इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी करके नहीं दिया हुआ है। इसमें पेपर 5 में 4 ग्रुप दे दिया गया है। 4 ग्रुप जो है इसमें, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए जो होता है इसमें सामान्य जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो टॉपिक्स है, जैसे कि पहला टॉपिक है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, दूसरा मुद्रास्फीति, तीसरा जो इसमें टॉपिक आ जाता है वो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था या फिर उससे पहले जनसांख्यिकीय है, डेमोग्राफी वगैरह, फीचर्स वगैरह। उसी तरह बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं। फिर ग्रुप में चले जाइए तो इसमें सतत विकास वगैरह, फिर उसमें जो पंचवर्षीय योजना में सतत विकास के कॉन्सेप्ट हैं तो उन सभी पर है। फिर उसके बाद इसमें बेरोजगारी से लेकर गरीबी और जो अन्य जो टॉपिक है वो सारे इसमें शामिल किए गए हैं। साथ ही इसमें एसडीआई वगैरह जो सतत विकास और डेवलपमेंट से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं वो सारे इसमें शामिल होते हैं।
ये ग्रुप सी जो है ये रिफॉर्म से संबंधित है। जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे कि आपको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बार रिफॉर्म्स होते आए हैं, चाहे हम 91 का जो रिफॉर्म्स था, एलपीजी कॉन्सेप्ट जो आया था उसकी बात करें, चाहे बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स, इंश्योरेंस सेक्टर की रिफॉर्म्स, या फिर कृषि सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स, उन सारे के बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है जो बदलाव हुए हैं। और जो ग्रुप डी होता है ये झारखंड की अर्थव्यवस्था है, झारखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। झारखंड की अर्थव्यवस्था में वहां से बहुत सारे टॉपिक्स जो आपको शामिल किए गए हैं, माइक्रो लेवल के भी, मतलब कि झारखंड का जीएसडीपी, झारखंड की प्रति व्यक्ति आय, झारखंड में जो भी कृषि है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, हर एक पहलुओं पर हम लोग इसमें स्टडी करना होता है, औद्योगिक नीति से लेकर हर एक टॉपिक। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें प्रश्न आप कैसे पूछा जाता है। पहले वाले पेपर में तो अलग अलग प्रश्न थे, आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन यहां पर देखिएगा जो इसमें इस पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5। अब बोलिएगा सर अलग अलग इसका ग्रुप नहीं होता है? बिल्कुल नहीं, इसमें से कोई ग्रुप नहीं होता है। ये कुल 5 प्रश्न जो है यहां पर पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो होता है इसमें अनिवार्य होता है, अनिवार्य, जिसमें कि कुल 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के। 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के, मतलब कि कुल 40 अंक के। अब ये 20 प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे? तो ये 20 प्रश्न जो सिलेबस का हमने ग्रुप ए, बी, सी और डी जो हमने बताया, उन सारे चारों ग्रुपों को मिलाकर 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा कि सारे ग्रुप्स को सही से स्टडी कीजिएगा कि ये 20 ऑब्जेक्टिव टाइप को प्रश्न सॉल्व करके 100% इसमें ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे जेपीएससी के सिलेबस में एक सबसे बड़ा हमको ये बेनिफिट मिलता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 40-40 अंक के 4 जीएस पेपर में होते हैं, मतलब कि आप इसमें 100% ला सकते हैं मार्क्स। बाकी के लिखने वाले में तो आपको 100% कभी भी नहीं मिलेंगे, आप कितना भी बेहतर तरीके के लिखिएगा उसमें अंक काटे ही जाते हैं। लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव अगर पूरा सही कर लेते हैं तो आपको 100 में, मतलब कि 40 में 40 अंक पूरा मिल जाते हैं। तो इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। अब बाकी की इसमें प्रश्न संख्या 2, 3, 4 और 5। इसमें जो प्रश्न संख्या 2 जो होता है सिलेबस का ग्रुप ए से पूछा जाता है, और लेकिन इसमें 2 प्रश्न होते हैं अथवा में करके, 2 में लेकिन आपको कोई एक ही सॉल्व करना है। मान लीजिए यहां पर ए 1 है और ये 2 है, तो इनमें से आपको जो भी अच्छे से उत्तर लिख सकते हैं उनमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपका 40 अंक का ये हो गया। उसी तरह ग्रुप प्रश्न संख्या 3 जो है ग्रुप बी से पूछा जाता है, इसमें भी 2 प्रश्न होते हैं, इनमें से आपको लेकिन एक ही सॉल्व करना है, ये भी 40 अंक का होता है। उसी तरह प्रश्न संख्या 4 जो होता है ग्रुप सी से होता है, इसमें भी 2 प्रश्न होते हैं, लेकिन इसमें भी अथवा करके होता है, मतलब कि 2 में से कोई एक ही सॉल्व करना होता है, 40 अंक का। प्रश्न संख्या अब जो 5 होता है सिलेबस के ग्रुप डी जो झारखंड की अर्थव्यवस्था है उससे पूछा जाता है, इसमें भी 2 प्रश्न होते हैं अथवा में करके, झारखंड की अर्थव्यवस्था भी 2 प्रश्न, लेकिन आपको इसमें से कोई एक ही सॉल्व करना होता है, 40 अंक का। तो ये पूरा प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं और सिलेबस क्या है। अब इसमें यह भी बेनिफिट मिलेगा कि कोई सिलेबस को हम छोड़ के भी ग्रुप को जा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं जैसा कि पेपर 3 में आप कर रहे थे। यहां पर भी वो कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, आपको सारे पेपर अनिवार्य है, सारे को पढ़ना अनिवार्य है, इसमें कोई भी छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन जो सिलेबस में लिखा हुआ है सिर्फ उसी को पढ़िए, अलग से एक्स्ट्रा करने की जरूरत आपको नहीं है। हाँ, अपडेटेड लेकिन रहना है, आपको अपडेटेड सारी चीजों को पढ़ना है। तो ये आपका पेपर 5 हो गया जिसके बारे में हमने यहां पर अब बात किया। अब लास्ट जो एक पेपर बच जाता है पेपर 6। पेपर 6 जो अगर देखा जाए तो ये भी 200 अंक का होता है, 200 अंक का, और इसके भी आपको 3 घंटे समय मिलता है परीक्षा देने के लिए। सिलेबस में अगर देखा जाए तो ये 5 ग्रुप में बटा हुआ है, सिलेबस में 5 ग्रुप में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई। ग्रुप ए जो होता है वो फिजिक्स होता है, भौतिकी, और ग्रुप जी जो बी होता है बायो होता है, जीव विज्ञान। ग्रुप सी जो होता है कृषि विज्ञान होता है, कृषि विज्ञान।
ग्रुप जो डी होता है ये पर्यावरण होता है, पर्यावरण से संबंधित टॉपिक। और ग्रुप ई जो होता है साइंस एंड टेक होता है, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। इसमें जितने भी पेपर होते हैं सारे आपको पढ़ना अनिवार्य होता है। इसके डिटेल में भी सिलेबस दिए हुए हैं। आपका सिलेबस हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहां सिलेबस को अगर देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में वहां पर बताया है भौतिकी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जीव विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कृषि विज्ञान में, और खासकर इसमें झारखंड संदर्भित भी है तो झारखंड को भी पढ़ना है, और पर्यावरण में कौन कौन से टॉपिक है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूरा लिखा हुआ है। ये दो टॉपिक से तो करंट अफेयर्स का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें पढ़िएगा जो वो करंट अफेयर्स से मिलाकर पढ़िएगा, जिससे कि आपको सारे चीजें अप टू डेट रही है और एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप आसानी से उत्तर लिख सके। इसका पूरा सिलेबस जैसा कि हमने बताया कि टेलीग्राम चैनल जो हमारा स्वरूप एकेडमी के नाम से है उस पर हम अपलोड कर लेंगे, वहां से आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा सिलेबस। आगे हम हर एक पेपर का पूरा डिस्कस करेंगे। ये भी हमने एक वीडियो में पूरा का पूरा सारे 6 पेपर को चर्चा कर लिया है कैसा सिलेबस है। अब एक एक पेपर पर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से स्टडी करना है, इस पेपर के लिए कहां से आपको रिसोर्सेज होने चाहिए, कहां से वो पढ़ना चाहिए, उन पर भी बात करेंगे। और अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट ये पैकेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं 6 पेपर का, 4 पेपर का, जीएस पेपर का, तो आप उससे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे उसका लाइव उठा सकते हैं। राइटिंग स्किल सबसे इसमें महत्वपूर्ण होता है, तो उससे आप कैसे जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज से कैसे जुड़ सकते हैं, स्टडी मटेरियल अगर आप एक जगह लेना चाहते हैं एक साथ सारा, तो उससे कैसे जुड़ सकते हैं, वो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ये पेपर 6 से संबंधित हो गया। अब इसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है तो इसको इस तरह से ध्यान रखिए कि इसमें जो प्रश्न आता है इसमें भी कुल जो प्रश्न आते हैं, पहला जो प्रश्न होता है अनिवार्य होता है। कुल इसमें जो प्रश्न होते हैं ये 6 प्रश्न होते हैं, 6 प्रश्न इसमें होता है। पहला प्रश्न अनिवार्य होता है जो कि 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, और ये कुल जो होता है 40 अंक का होता है। प्रश्न संख्या 2 जो होता है इसमें 2 प्रश्न होते हैं। ये सिलेबस का जो भौतिकी है ना, भौतिकी से ही ये 2 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, लेकिन आपको उनमें से सिर्फ एक ही सॉल्व करना होता है। 2 में से, जैसे कि उसमें था पेपर 5 में, इनमें से कोई एक सॉल्व कर लीजिए, एक सॉल्व मत कीजिए। प्रश्न संख्या 3 जो जीव विज्ञान से पूछा जाता है, इसमें भी 2 प्रश्न होते हैं, लेकिन इसमें से आपको सिर्फ एक ही सॉल्व करना होता है, एक सॉल्व नहीं करना होता है। कृषि विज्ञान से, झारखंड का कृषि विज्ञान से भी प्रश्न संख्या 4 पूछा जाता है, इसमें भी 2 प्रश्न होता है, एक को सॉल्व कर दीजिए, एक को सॉल्व ना करें। इसी तरह अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या जो 5 होता है, ये पर्यावरण जो टॉपिक था पर्यावरण से आता है, और पर्यावरण से भी 2 प्रश्न आते हैं, लेकिन उनमें से आपको एक सॉल्व करना होता है, एक सॉल्व नहीं करना है। प्रश्न संख्या 6 जो होता है ये भी 2 प्रश्न इसमें पूछा जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी था उससे पूछा जाता है। इसमें भी आपको एक सॉल्व करना है, एक सॉल्व नहीं करना है। लेकिन ध्यान रखना है पेपर 6 में जो प्रश्न लिखने वाला होता है, लिखित वाला, वो 32 अंक के होते हैं। प्रश्न संख्या 2 जो 2 में से एक सॉल्व करना है, 32 अंक का, 32 और ये भी 32 अंक का पूछा जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं 32 अंक के ये कुल जो हो गए 5 प्रश्न हो गए, 5 प्रश्न हो गए, तो ये 40 अंक इधर हो गया। तो 32 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो 5 2 10, 160, और ये 40 अंक का ऑब्जेक्टिव का, तो ये 200 अंक का कुल पेपर आपका हो गया। अब सवाल उठता है कि जैसे कि लिखने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है तो उसमें लिखने का कोई टेंशन नहीं है, उसको सिर्फ टिक कर देना है। ये जो 40 अंक का है, तो इसमें बहुत सारे छात्र ये कंफ्यूज करते हैं कि जैसे कि सिलेबस में तो लिखा हुआ है कि जो 32 अंक का जो ये पेपर 5 में प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 600 शब्द में लिखना है, 600 शब्द में 32 अंक का ये प्रश्न लिखना है। लेकिन जो 40 अंक का जो प्रश्न जो पूछा जाएगा उसके लिए सिलेबस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि वो कितने शब्दों में लिखना है। 40 अंक का उसमें सिर्फ लिख दिया गया है कि दीर्घ उत्तरीय होना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम मान लीजिए अगर 32 अंक का बात करते हैं कि सिलेबस में लिखा हुआ है कि 600 शब्द, तो ये मान के चलिए कि ये 8 अंक ज्यादा है, तो 750 से 800 शब्द आप लेके चलिए।
750 से 800 शब्द आप लेके चलिए कि आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। मतलब कि अगर हर एक पेपर में बात किया जाए तो हर एक पेपर में 3000 शब्द से लेकर 3200 शब्द आपको पेपर में लिखना होगा, वो भी 3 घंटे में। 3 घंटे में भी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पर अगर आप 20 मिनट दे देते हैं तो 180 में आप 20 माइनस हो जाता है तो 160 मिनट आपका बचता है, जो कि 3000 शब्द लिखना है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि जो हम उत्तर लिखेंगे हर एक पेपर का, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट अगर सही से आप नहीं करते हैं तो ये 3000 शब्द आप बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? तो अभ्यास करके, और कोई उपाय नहीं है। और ये अभ्यास कोई करवा नहीं सकता है, हम नहीं करवा सकते हैं। और भी कहीं पर आपकी ये चीजें आपको खुद अभ्यास करनी है। टॉपिक का नॉलेज देना, हाँ आप जो लिखिएगा उसको चेक करने का हम काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज, राइटिंग स्किल या फिर जो भी पेपर होते हैं उसका कंप्लीट एनालिसिस कराया जाता है। तो आपको सारा चीज डायरेक्शन दिया जाएगा, आपको लिखना है, फिर वो हमको सबमिट करना है, उसको फिर चेक करके आपको वापस किया जाएगा। तो ये चीजें आपको शुरू से ही करनी है, अभी से ही आप पूरा लग जाइए। पहले से अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा स्टेप आप लेके चले। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से और अभी से ही प्रारंभ कर दीजिए लिखना। कम से कम डेली 10 से 15 पेज आप लिखिए कि आप अच्छे अंक ला सके, टाइम मैनेजमेंट कर सके। और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी नहीं कि आप लिखिए, लिखने से और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि शब्दों का आपको ख्याल रखना होगा, तो टाइम में अभ्यास करना है। अशुद्धियां सुधारनी है, जैसे कि हम बहुत दिनों से नहीं लिख रहे हैं, अब पहली बार लिखेंगे तो अशुद्धियां उसमें होंगी, तो उसको सुधारना है, तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। हैंड राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है कि लिखते हैं तो जो सही से उसका लिख नहीं पाते हैं, लिखावट अच्छी नहीं है, तो उसको अभ्यास करने से सुधारा जा सकता है। तो अभ्यास करने से बहुत सारे टॉपिक का नॉलेज भी आपको याद हो जाता है, तो वो आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में उपयोगी होता है। तो अभ्यास करना, आंसर राइटिंग पर बहुत ज्यादा काम करना आपके लिए जरूरी है। आंसर राइटिंग का सीरीज भी हम अलग से आपको पहले चला रहे थे, अब यहाँ पर इसी डिजिटल बोर्ड पर अब अभ्यास करवाएंगे। डेली आपको आंसर राइटिंग का एक प्रश्न और उसका मॉडल उत्तर क्या हो सकता है, और उसको पूरा चर्चा करेंगे, और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। क्लियर है? तो इस चीजों को ध्यान में रखिएगा। एक शब्द सीमा को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट को ध्यान आता है कि जैसे कि मान लीजिए हम बोल देते हैं कि आपको 600 शब्द में लिखना है या फिर 800 शब्द में लिखना है, तो शब्दों को कैसे काउंट किया जाता है, कैसे आखिर पता लगाया जाता है? तो क्या जो प्रशिक्षक होगा, जो आपका कॉपी चेक करेगा, वो क्या एक एक वर्ड को, शब्द को गिनता है कि कितना शब्द है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, ऐसा नहीं करता है। अमूमन चूंकि वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, वो आपके कॉपी चेक करते हैं, तो उनको अंदाजा लग जाता है कि ये सब कितने शब्दों में लिखा गया होगा। अब कुछ छात्र ये भी बोलते हैं, जैसे कि हमने यहां पर लिखता हूं कि मैं पढ़ता हूं, तो इसमें शब्द किसको माना जाएगा? पढ़ता को सिर्फ माना जाएगा या फिर मैं और हूं को भी माना जाएगा? इसका भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो पूछते हैं हमसे, क्या मैं पढ़ता हूं में मैं भी एक शब्द कहलाएगा या फिर पढ़ता ही सिर्फ कहलाएगा शब्द? 600 काउंट करते वक्त या फिर 800 काउंट करते वक्त मैं को काउंट नहीं किया जाएगा या फिर काउंट किया जाएगा, सिर्फ पढ़ता ही काउंट किया जाएगा? क्या ऐसा कुछ है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, सारे के सारे, क्योंकि ये जो सेंटेंस बना है इसके बिना अधूरा है, इसके बिना अधूरा है, तो ये सारे शब्दों को काउंट किया जाता है। सिर्फ इसका मन में आपको ये लेकर नहीं चलना है कि सिर्फ पढ़ता ही काउंट किया जाएगा, मैं काउंट नहीं किया जाएगा, हूं काउंट नहीं किया जाएगा। कोई भी आप सेंटेंस लिखते हैं तो उसके बिना वो अधूरा है, इसीलिए सारे को काउंट किया जाता है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि ब्रैकेट में कुछ लिखते हैं, कोई शब्द लिखे यहां पर शब्द, और ब्रैकेट में आप लिख दें यहां पर वर्ड, तो इसको काउंट किया जाएगा, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। जितना भी ब्रैकेट में आप लिखते हैं, कुछ भी आप ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखने का मतलब कि आप किसी चीज को ऑलरेडी लिख चुके हैं और उसको विस्तार से लिखने के लिए, उसको ज्यादा शब्दों में समझाने के लिए आप उसको वहां पर वो लिखे हुए हैं, तो इसीलिए उसको काउंट नहीं किया जाता है। क्लियर? अल्टरनेटिव यूज किया जाता है ब्रैकेट में लिखा हुआ चीजें, इसीलिए उसको काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन ये सारे शब्द काउंट किए जाते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान में रखिएगा। अब मिलते हैं, ये तो एक वीडियो में हमने पूरा आपको बता दिया पेपर 1 से लेकर 6 तक क्या क्या है, इसमें सिलेबस कैसे क्या करना है। अब एक एक पेपर पर बात करेंगे। पहले जीएस से उठाएंगे हम लोग, जीएस 3, 4, 5 और 6।
GS3 का एक क्लास होगा जिसमें कि हम आपको पूरा बताएंगे कि कौन कौन उसमें जैसे कि चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट है आपको पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, अगर कोई भी कहीं से भी पढ़ते हैं, लेकिन इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए किसी भी संस्थान से। तो वो क्या क्या बातें हैं, क्या क्या तथ्य हैं, कैसे इंटर राइटिंग पर हम अपना कमांड कर सकते हैं, कैसे अभ्यास कर सकते हैं, परीक्षा में जो के लिए अभी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयारी कैसे करें, नया नया प्रश्न कैसे उसको लिखें, उन सभी पर हम लोग हर एक पेपर पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो से। आज के लिए बस इतना ही, और ये कैसा आपको वीडियो लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अब से जितने भी क्लासेस होंगे इसे डिजिटल बोर्ड पर क्लासेस होंगी। हमारा भी प्रयास है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराया जाए। अभी तक पीपीटी माध्यम से और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से ही आपको क्लासेस उपलब्ध कराई जाती थी, या फिर ऑडियो के रूप में आपको वीडियोस उपलब्ध कराए जाते थे, क्लासेस उपलब्ध कराए जाते थे। लेकिन अब जितने भी क्लासेस होंगे हमारे, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी भी कोर्स में, आपको संपूर्ण वो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ही क्लासेस उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और आपकी तैयारी और भी स्ट्रांग हो सके, आपको भी इसमें अपना 100% दे। क्लासेस कैसे लगा और हमारा नया जो एक सिस्टम है, नया स्टूडियो है, वो कैसा आपको लगा, किस तरह से आपको क्लासेस लग रहे हैं, अपना फीडबैक जरूर हमें बताइएगा कमेंट करके। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी, आपके वैल्यूएबल कमेंट की, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इसको, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।